Namaskar, this is Atish Kumar and I welcome you to my YouTube channel English by Atish Kumar. In this video, we are going to discuss imperative. I repeat, in this video we are going to discuss imperative और अभी तक जो हमने किया है उसका एक क्विक रिकॉल. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ वीडियो में हमने डिस्कस किया था सिलेबस को और उसकी ड्यूरेशन को. सिक्स्थ वीडियो में हमने डिस्कस किया कि लैंग्वेज सीखने के लिए क्या किया जाए और क्या ना किया जाए. सेवंथ वीडियो में डिस्कस किया WH फैमिली वर्ड्स एंड एट्थ, नाइन्थ और 10th वीडियो में डिस्कस किया कुछ वर्ब्स को. सो जैसा कि आप जानते हैं, ट्रीट इंग्लिश एज अ लैंग्वेज नॉट एज अ सब्जेक्ट. क्यों? क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और मैथ एक सब्जेक्ट है. सो कभी भी मैथ का कंपेयर इंग्लिश से ना करें और इंग्लिश का कंपेयर मैथ से ना करें. जैसा कि बोला जाता है कि आप कितनी भाषाएं बोल सकते हैं. हाउ मेनी लैंग्वेजेस कैन यू स्पीक? आंसर आता है आई कैन स्पीक 2 लैंग्वेजेस, हिंदी एंड इंग्लिश. क्या आपने कभी सुना है कि हाउ मेनी लैंग्वेजेस कैन यू स्पीक? आंसर आए आई कैन स्पीक मैथ, ज्योग्राफी, हिस्ट्री. नो, ऐसा आंसर नहीं आ सकता. क्यों? क्योंकि मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी लैंग्वेज नहीं है, वो क्या है? सब्जेक्ट है. सो सब्जेक्ट का कंपेयर सब्जेक्ट से करें, लैंग्वेज का कंपेयर लैंग्वेज से करें. सो अगर हम मैथ सीखें, आई रिपीट, अगर हम मैथ सीखें तो उसके लिए हमें क्लासेस लेनी ही होंगी, चाहे हम इंडिया में रह रहे हों और चाहे अमेरिका में. बट अगर हम लैंग्वेज सीखें तो अगर हम इंडिया में रह रहे हैं तो हमें क्लासेस लेनी होंगी. बट इफ वी आर लिविंग इन अमेरिका सो इट इज नॉट नेसेसरी टू अटेंड क्लासेस, बिकॉज वहां पर हम लैंग्वेज बिना क्लास लिए भी सीख सकते हैं. क्यों? क्योंकि इंडिया में हमारी मदर टंग होती है हिंदी और हमें सीखनी हो इंग्लिश लैंग्वेज तो उसके लिए क्लास लेना कंपलसरी है. बट अगर इन अमेरिका में रहकर के हम इंग्लिश सीखें तो अमेरिका में उनकी मदर टंग होती है इंग्लिश, तो हम इंग्लिश को ऐसे सीख सकते हैं जैसे कि हमने यहाँ पर हिंदी सीखी. So we have 2 ways to learn how to speak English. The first one without struggle and the second one with struggle. If you are living in India and you want to learn how to speak English, so you will have to struggle. But if you are living in America and you want to learn English, so you need not struggle. जैसे मान लो ये एक रिवर हो और वाटर A डायरेक्शन में से B डायरेक्शन की तरफ फ्लो हो रहा हो. वाटर A डायरेक्शन से B डायरेक्शन में बह रहा हो. अब एक व्यक्ति A डायरेक्शन में कूदता है तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली ही B डायरेक्शन में निकल जाएगा. क्यों? क्योंकि पानी का जो बहाव है वो A डायरेक्शन से B डायरेक्शन की तरफ है. तो यहाँ पर एक व्यक्ति कूदता है, उसे कुछ भी नहीं करना होगा और वो ऑटोमेटिकली B डायरेक्शन में निकल जाएगा. बट अगर एक व्यक्ति B डायरेक्शन में कूदता है और उसे A डायरेक्शन में जाना हो तो उसके लिए उसे बहुत स्ट्रगल करना होगा. सिमिलरली इंडिया में रह करके अंग्रेजी सीखें तो उसके लिए स्ट्रगल करना ही होगा. बट अमेरिका में रह करके हम इंग्लिश सीखें तो उसके लिए इतना स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है. वहां पर हम उतनी आसानी से इंग्लिश को सीख सकते हैं जितनी आसानी से हमने इंडिया में रह करके हिंदी सीखी. क्यों? क्योंकि वहां पर सब कुछ इंग्लिश में ही होगा. इंग्लिश के सॉन्ग सुनेंगे, हम इंग्लिश की मूवीज देखेंगे, इंग्लिश के सीरियल्स देखेंगे और हमारे आसपास जो व्यक्ति भी बात करेंगे वो भी इंग्लिश में ही करेंगे. सो इंग्लिश हम अमेरिका में बहुत आसानी से सीख सकते हैं जिस तरह हमने इंडिया में रह करके हिंदी सीखी. बट अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करें, मीन्स इंडिया में रह करके इंग्लिश सीखें, इंडिया में हमारी मदर टंग है हिंदी और हमें सीखनी हो इंग्लिश, तो उसके लिए हमें बहुत स्ट्रगल करना होगा, हमें टंग से वर्क करना होगा, हमें क्लासेस लेनी ही होंगी, चाहे हम ऑनलाइन क्लास लें चाहे ऑफलाइन क्लास लें.
अब एक बच्चा बोलता है सर यहाँ तक हमें समझ में आ गया, हमें समझ में आ गया कि कोर्स 5 पार्ट्स में डिजाइन किया गया है, A, B, C, D एंड E। उसकी ड्यूरेशन लगभग 2 साल है और हमें लैंग्वेज सीखने के लिए वर्क करना होगा ढंग से और साथ ही साथ हमें प्लस प्लस करते जाना होगा। बट हमें ये बताइए कि हमें इसके लिए पे क्या करना होगा। आई रिपीट, हमें इसके लिए पे क्या करना होगा। सो एक स्टूडेंट को 2 चीजें पे करनी होती हैं। द फर्स्ट वन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आई रिपीट, फर्स्ट वन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एंड सेकंड वन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन जिसमें कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, जिसे जीवन की हर स्टेज पर पे किया जा सकता है, बट सेकंड वन जिसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता और उसे जीवन की हर स्टेज पर पे नहीं किया जा सकता। जैसे फर्स्ट वन है मनी एंड द सेकंड वन इज टाइम। सो एक स्टूडेंट को 2 चीजें पे करनी होती हैं। फर्स्ट वन मनी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। अगर आप ऑफलाइन क्लास लेते हैं आपको 500, 600, 700, 1000 रुपीज पे करने होंगे, 1000 रुपीज पर मंथ। बट अगर आप ऑनलाइन क्लास लेते हैं सो आपको जरूरी नहीं कि पैसा पे ही करना हो, आपने सिर्फ लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और आप आसानी से सीख सकते हैं। मनी हम जीवन की हर एक स्टेज पर दे सकते हैं। एक बच्चा 10 इयर्स का हो मनी पे कर सकता है, 20 इयर्स का हो तब भी मनी पे कर सकता है, 30 इयर्स का हो तब भी मनी पे कर सकता है, 40, 50, 60। सो जीवन की हर एक स्टेज पर पैसा दिया जा सकता है, बट जीवन की हर एक स्टेज पर टाइम नहीं दिया जा सकता। दैट इज व्हाई टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द कंपैरिजन ऑफ मनी। टाइम एक बच्चा 10 साल की उम्र में दे सकता है, 20 साल की उम्र में भी दे सकता है, हार्डली 30 में भी दे सकता है, बट 35, 40, 50, 60 इस एज पर टाइम नहीं दिया जा सकता। सो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है एक स्टूडेंट को 2 चीजें पे करनी है। द फर्स्ट वन इज मनी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि मनी में कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है और मनी जीवन की हर एक स्टेज पर पे की जा सकती है, बट टाइम जिसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। अगर आपको लैंग्वेज सीखने में 2 साल लगने हैं तो वो लगेंगे ही, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि मेरा बेटा है या बेटी है तो मैं उसे 10 दिन में सिखा दूं। नो, इट इज नॉट पॉसिबल। सो टाइम हम 10 साल की उम्र में दे सकते हैं, 20 साल की उम्र में दे सकते हैं, 30 साल की उम्र में पे कर सकते हैं, बट 35 टाइम पे नहीं किया जा सकता। सो समय जीवन की हर एक स्टेज पर नहीं दिया जा सकता, बट मनी जीवन की हर एक स्टेज पर पे किया जा सकता है। इसलिए कहा जा सकता है टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द कंपैरिजन ऑफ मनी। सो आइए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स होता है काम करने वाला। सब्जेक्ट काम करने वाला, वर्ब किसी काम का होना, ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाए। आई रिपीट, सब्जेक्ट काम करने वाला, वर्ब किसी काम का होना, ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाए। जैसे हमने कहा कि राधा कपड़े धोती है, तो काम कौन कर रहा है? राधा, तो राधा हुई सब्जेक्ट। क्या काम कर रही है? धोने का, तो धोना हुआ वर्ब, और कर किसके ऊपर रही है काम? कपड़ों के ऊपर, तो कपड़े हुए ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल, सीमा खाना बनाती है। काम कौन कर रहा है? सीमा, तो काम करने वाला हुआ सब्जेक्ट, सीमा हुआ सब्जेक्ट। क्या काम कर रही है यहां पर वो? बनाने का, तो बनाना हुआ वर्ब, और किसके ऊपर काम कर रही है? खाने के ऊपर, फूड के ऊपर, तो फूड हुआ ऑब्जेक्ट। सो राधा कपड़े धोती है, राधा सब्जेक्ट, धोना वर्ब और कपड़े ऑब्जेक्ट। सीमा खाना बनाती है, सीमा सब्जेक्ट, बनाना वर्ब और खाना ऑब्जेक्ट।
या फिर ऐसे पहचाना जा सकता है, जो वर्ब होती है उसके पीछे क्या आता है, ना। आई रिपीट, वर्ब किस पर खत्म होती है, ना पर। हमने कहा आना वर्ब है क्योंकि ना आया, खेलना वर्ब है, रोना, धोना, लिखना, चलना, सोना। सोना, अब सोना दो कैटेगरी का होता है। फर्स्ट वन इज स्लीप एंड द सेकंड वन इज गोल्ड। सो स्लीप वर्ब है बट गोल्ड वर्ब नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्ब को छुआ नहीं जा सकता। आई रिपीट, वर्ब को छुआ नहीं जा सकता। क्या हम आने को छू सकते हैं? जी नहीं। आने वाले व्यक्ति को छुआ जा सकता है। खेलने को छू सकते हैं? जी नहीं। बैट, बॉल, ग्राउंड को और प्लेयर को छुआ जा सकता है बट खेलने को नहीं छुआ जा सकता। सिमिलरली स्लीप, स्लीप को नहीं छुआ जा सकता, उस सोने वाले व्यक्ति को छुआ जा सकता है, उसकी आंखों को छुआ जा सकता है, उसके तकिए को छुआ जा सकता है, उसके कंबल को छुआ जा सकता है, बट स्लीप को नहीं छुआ जा सकता। बट सोना एक दूसरी कैटेगरी का होता है, गोल्ड, जिसे छुआ जा सकता है। सो गोल्ड वर्ब नहीं है। आई रिपीट, गोल्ड वर्ब नहीं है। खाना, खाना भी दो तरीके का होता है, ईट और एक फूड। सो ईट वर्ब है और फूड वर्ब नहीं है। जो हम चबा चबा करके खाते हैं, जो क्रिया करते हैं, वो वर्ब है, बट जो थाली में रखा हुआ होता है फूड, जिसे कहा जा सकता है फूड, वो वर्ब नहीं है। लड़का, इसके पीछे क्या आया, का, इट मींस ये वर्ब नहीं है और लड़के को छुआ जा सकता है। किताब, ये भी वर्ब नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे भी छुआ जा सकता है। जाना, जाना मीन्स गो, तो गो भी क्या है, वर्ब है। बट गो हमेशा वर्ब हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि एक हमने कहा गो, गो का मतलब क्या होता है, जाना। ये उसकी वोकैबुलरी है, उसकी ग्रामर डिफाइन नहीं करती। एक वर्ड सेंटेंस में किस तरीके से फंक्शन करता है, वो उसकी ग्रामर डिफाइन करती है। सो हमेशा गो वर्ब हो ऐसा नहीं है, बट वो अभी बात की बात है। अभी हाल फिलहाल आप इतना समझे, आना जाना, खाना पीना, हंसना रोना, धोना, सोना, जाना क्या है, वर्ब है। ये किस कैटेगरी में वर्ब नहीं होता, आइए देखते हैं। सो गो हमेशा वर्ब हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये तो वो सेंटेंस बताएगा कि यहां पर गो वर्ब है या यहां पर गो नाउन है। क्यों? क्योंकि किसी भी वर्ड की गो मीन्स जाना, वो उसकी वोकैबुलरी दिखाता है, उसकी ग्रामर डिफाइन नहीं करता। ग्रामर उसका सेंटेंस बताएगा कि यहां पर वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है। सो इंग्लिश में एक पॉइंट्स होता है पार्सिंग। आई रिपीट, पार्सिंग। व्हाट इज पार्सिंग? गिवन स्टेटमेंट में हर एक वर्ड अपना फंक्शन बताए कि यहां पर वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है या फिर इंटरजेक्शन है, इज कॉल्ड पार्सिंग। उसके लिए हमें कुछ रूल्स याद करने होते हैं, जैसे वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं या ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, प्रेपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्ट आते हैं या ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, और किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन। आई रिपीट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन। अब आइए देखते हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट है, आई गो टू स्कूल। हमें मालूम है गो यहां पर क्या है, वर्ब, और वर्ब से पहले सब्जेक्ट आते हैं और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं, और सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन। चूंकि आई किसी का नाम नहीं होता, इसलिए आई यहां पर क्या है, प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन। टू प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट। सो स्कूल यहां पर फिर से नाउन है और
ऑब्जेक्ट या तो वर्ब हो सकता है, या तो नाउन हो सकता है, या फिर प्रोनाउन। सो स्कूल यहां पर नाउन है। सेकंड स्टेटमेंट, आई वांट टू गो। आई वांट टू गो, वांट यहां पर वर्ब है और ये वर्ब का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकते हैं या प्रोनाउन। तो टू गो यहां पर ऐसे नाउन की तरह बिहेव कर रहा है, इसे हम कहा कह सकते हैं इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव बिहेविंग एज ए नाउन। और आई यहां पर फिर से इस वर्ब का सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकते हैं या प्रोनाउन। चूंकि आई किसी का नाम नहीं होता, मस्ट बी प्रोनाउन। थर्ड स्टेटमेंट, आई कैन डू दिस वर्क एट वन गो। आई कैन डू दिस वर्क एट वन गो, मैं इस काम को एक ही प्रयास में कर सकता हूं। एट वन गो का मतलब टू डू समथिंग एट फर्स्ट अटेम्प्ट। सो आई कैन डू दिस वर्क एट वन गो। हमें मालूम है कैन डू, कैन डू यहां पर क्या है, वर्ब। और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं, यहां पर ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। और ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन। तो वर्ब यहां पर नाउन है, और नाउन के बगल में क्या लिखे जा सकते हैं, एडजेक्टिव। तो यहां पर दिस क्या है, एडजेक्टिव, या फिर हम इसे डिटरमिनर भी कह सकते हैं। एट हमें मालूम है प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन। तो यहां पर गो नाउन बिहेव कर रहा है, और नाउन के बगल में क्या लिखे जा सकते हैं, एडजेक्टिव। तो यहां पर वन क्या है, एडजेक्टिव या डिटरमिनर कहा जा सकता है। सो सिर्फ गो देख करके नहीं बताया जा सकता कि ये वर्ब है या नाउन है। हाँ, गो का मतलब जाना, ये इसकी वोकैबुलरी बताता है, ये उसकी ग्रामर डिफाइन नहीं करता। थर्ड स्टेटमेंट, वी प्ले क्रिकेट। वी प्ले क्रिकेट। जैसे हमने किसी से कहा कि प्ले और इज, इसमें कौन सी मेन वर्ब है और कौन सी हेल्पिंग वर्ब है। सो 99% स्टूडेंट बोलेंगे प्ले मेन वर्ब है और इज हेल्पिंग वर्ब है। बट ऐसे नहीं बताया जा सकता कि प्ले मेन वर्ब है और इज हेल्पिंग वर्ब है। वो तो सेंटेंस ही बताएगा कि वहां पर वो मेन वर्ब की तरह फंक्शन कर रहा है या हेल्पिंग वर्ब की तरह। जैसे वी प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट। प्ले यहां पर वर्ब है, मेन वर्ब है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं। क्रिकेट यहां पर ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन। क्रिकेट यहां पर नाउन है। क्यों? क्योंकि किसी का नाम है, और नाम है तो मीन्स वो क्या है, नाउन है। वी प्ले का सब्जेक्ट हुआ, और सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन। क्योंकि वी किसी का नाम नहीं होता, मस्ट बी प्रोनाउन। नेक्स्ट स्टेटमेंट, ही इज अ गुड बॉय। ही इज अ गुड बॉय। हमें मालूम है इज क्या है, यहां पर वर्ब है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं। बॉय नाउन हो गया, नाउन के बगल में एडजेक्टिव लिखे जा सकते हैं। तो गुड यहां पर एडजेक्टिव हो गया, और ये डिटरमिनर हो गया। और ही इस वर्ब का क्या है, सब्जेक्ट है। ही इस वर्ब का सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। क्योंकि ही किसी का नाम नहीं होता, मस्ट बी प्रोनाउन। नेक्स्ट स्टेटमेंट, he is playing cricket. he is playing cricket. is playing यहां पर वर्ब है। क्रिकेट उस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन। तो क्रिकेट यहां पर नाउन हुआ, क्योंकि ये नाम है, किसी गेम का नाम है, मस्ट बी नाउन। he is playing का सब्जेक्ट हुआ, और सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन। क्योंकि ही किसी का नाम नहीं होता, मस्ट बी प्रोनाउन। सो ही इज अ गुड बॉय। इस स्टेटमेंट में ही मेन वर्ब है। क्यों? क्योंकि आगे कोई मेन वर्ब नहीं दी गई है। बट ही इज प्लेइंग क्रिकेट, यहां पर इज हेल्पिंग वर्ब है,
और प्लेइंग मेन वर्ब है। जैसे किसी भी गाड़ी में फर्स्ट सीट को देख करके, किसी ड्राइवर को देख करके, जो भी गाड़ी चला रहा होगा उसे देखकर नहीं बताया जा सकता कि ये ड्राइवर है या मालिक है। अगर उसके पीछे कोई व्यक्ति बैठा हो तो ऑब्वियसली स्पष्ट हो जाएगा कि ये ड्राइवर है और ये मालिक है। आई रिपीट, फर्स्ट सीट को देखकर नहीं बताया जा सकता कि वो मालिक है या ड्राइवर, जब तक कि हम पीछे वाली सीट को ना देखें। अगर एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा है और इसके पीछे एक व्यक्ति आराम से बैठा हुआ है, इट मीन्स आगे वाला ड्राइवर है और पीछे वाला मालिक। बट अगर पीछे कोई हो ही ना, इट मीन्स वो ही मालिक है। क्यों? अब वो ही डिसीजन ले सकता है कि गाड़ी को स्लो चलाना है या फिर गाड़ी को तेज चलाना है, गाड़ी को कहां पर रोकना है, कहां पर स्टॉप करना है। सो सिर्फ फर्स्ट व्यक्ति को देखकर नहीं बताया जा सकता कि वो मालिक है या ड्राइवर। सेकंड व्यक्ति को देखकर बताया जा सकता है कि वो मालिक है या ड्राइवर। अगर पीछे कोई ना हो तो ये ही मालिक है, सारे डिसीजन ये ही ले सकता है। बट अगर इसके पीछे एक व्यक्ति बैठा है तो इसका मतलब वो मालिक है, डिसीजन लेने का अधिकार अब इसे नहीं है, डिसीजन सारे वो लेगा। सिमिलरली ही इज अ गुड बॉय, यहां पर कोई मेन वर्ब नहीं है, यहां पर कोई मेन वर्ब नहीं है, इट मींस इज यहां पर मेन वर्ब है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, यहां पर प्लेइंग मेन वर्ब है, इसलिए इज यहां पर क्या हुई? हेल्पिंग वर्ब। सो इस तरीके से नहीं बताया जा सकता कि इज हेल्पिंग वर्ब है या इज मेन वर्ब है, वो तो सेंटेंस में उसका फंक्शन ही बताएगा कि वहां पर वो मेन वर्ब की तरह बिहेव कर रही है या हेल्पिंग वर्ब की तरह। सेकेंड स्टेटमेंट, आई वर्क हार्ड, आई वर्क हार्ड, वर्क यहां पर वर्ब है। वर्ब से पहले सब्जेक्ट आते हैं और सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। तो मस्ट भी यहां पर आई किसी का नाम तो नहीं होता, इसलिए आई यहां पर क्या है? प्रोनाउन है। आई वर्क हार्ड, और हार्ड यहां पर क्या है? एडवर्ब है, क्योंकि वर्ब किसको मॉडिफाई कर सकता है? एडवर्ब को। सेकंड नेक्स्ट स्टेटमेंट, वी कांट लर्न इंग्लिश विदाउट हार्ड वर्क, वी कांट लर्न इंग्लिश विदाउट हार्ड वर्क। कांट लर्न वर्ब हो गया, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आते हैं और सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकते हैं या प्रोनाउन। क्योंकि आई किसी का नाम नहीं होता, मस्ट बी प्रोनाउन। सो वी यहां पर पर्सनल प्रोनाउन होगा, वी यहां पर क्या होगा? पर्सनल प्रोनाउन। और वर्ब के बाद क्या आते हैं? ऑब्जेक्ट। तो इंग्लिश यहां पर ऑब्जेक्ट हो गई, और ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन, और इंग्लिश किसी का नाम होता है, एक लैंग्वेज का नाम होता है, इसलिए इंग्लिश यहां पर नाउन है। विदाउट हमें मालूम है प्रेपोजिशन होती है, और प्रेपोजिशन के बाद क्या आते हैं? ऑब्जेक्ट। सो वर्क यहां पर नाउन हुआ, और नाउन को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव। नाउन के बगल में क्या लिखे जा सकते हैं? एडजेक्टिव। नाउन के बदले में लिखे जाते हैं प्रोनाउन। आई डू दिस वर्क, आई डू दिस वर्क। हमने बोला कि बताओ डू मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब, और हैज मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब। तो वो तो सेंटेंस ही बताएगा कि डू मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब। डू कभी मेन वर्ब भी हो सकती है और डू हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है। हैज मेन वर्ब भी हो सकती है और हैज हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है। आई डू दिस वर्क, सो डू यहां पर वर्ब है और आगे कोई मेन वर्ब है ही नहीं, इट मींस डू यहां पर मेन वर्ब है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं, वर्क यहां पर उसका ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो वर्क यहां पर नाउन है, और नाउन के बगल में क्या लिखे जा सकते हैं? एडजेक्टिव। तो दिस यहां पर क्या है? एडजेक्टिव है, या फिर उसे डिटरमिनर भी कहा जा सकता है। लास्ट स्टेटमेंट, आई डू नॉट डू दिस वर्क, आई डू नॉट डू दिस वर्क। सो डू नॉट डू, ये क्या हो गया? वर्ब हो गई। यहां पर डू
हेल्पिंग वर्ब है और नेक्स्ट टू मेन वर्ब है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं। दिस यहां पर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया और ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो वर्ब यहां पर नाउन है और नाउन के बगल में क्या लिखे जा सकते हैं, एडजेक्टिव। और वर्ब से पहले क्या लिखे जाते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। क्योंकि आई किसी का नाम नहीं होता इसलिए आई यहां पर क्या है, प्रोनाउन है। इस सेंटेंस में भी आई क्या है, प्रोनाउन है। सो गो हमेशा वर्ब हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये उस सेंटेंस ही दिखाएगा कि वहां पर वो नाउन की तरह बिहेव कर रहा है या वर्ब की तरह। इज हमेशा हेल्पिंग वर्ब हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। सेंटेंस बताएगा कि इज यहां पर मेन वर्ब है या फिर हेल्पिंग वर्ब है। बट अभी आपके स्टार्टिंग है तो आप हाल फिलहाल बस सिर्फ इतना देख करके चलें, आना जाना खाना पीना हंसना रोना धोना सोना खेलना क्या होते हैं, वर्ब, क्योंकि इन्हें छुआ नहीं जा सकता। और हमने कहा लड़का, किताब, कमरा, पंखा, मार्कर, ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट हैं, क्योंकि इन्हें छुआ जा सकता है। सो सब्जेक्ट काम करने वाला, वर्ब किसी काम का होना और ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाए। या फिर वर्ब को ऐसे पहचाना जा सकता है, अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में क्या है, ना, आना जाना खाना पीना हंसना रोना धोना सोना, तो वो क्या है, वर्ब। और वर्ब को छुआ नहीं जा सकता, ऑब्जेक्ट को छुआ जा सकता है। बट गो हमेशा वर्ब हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। वो सेंटेंस की नीड बताएगी कि वहां पर वो वर्ब है या फिर नाउन है। आइए देखते हैं इंपेरेटिव स्टेटमेंट। सो इंपेरेटिव स्टेटमेंट जिसमें हम किसी को क्या दें, ऑर्डर दें। ऑर्डर मीन्स आदेश। सो इसका रूल होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। आई रिपीट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। जैसे हमने कहा अंग्रेजी बोलो, स्पीक इंग्लिश। इसी को हम किसी को नेगेटिव में ऑर्डर दें तो रूल होगा डोंट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। अंग्रेजी मत बोलो, डोंट स्पीक इंग्लिश। कोई हमसे बड़ा हो, अब हम उसे ऑर्डर देंगे तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट पे करेंगे। सो रूल होगा प्लीज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट, कृपया अंग्रेजी बोलो, प्लीज स्पीक इंग्लिश। और अपने से बड़े को ही नेगेटिव में, कृपया अंग्रेजी मत बोलो, प्लीज डोंट स्पीक इंग्लिश। सो जैसा आपको बताया है कि लैंग्वेज सीखने में हमें वर्क करना होता है टंग से। टंग से मीन्स जबान से। सो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा कि हम इन चारों सेंटेंसेस को अच्छे से लर्न करेंगे कि अंग्रेजी बोलो, स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी मत बोलो, डोंट स्पीक इंग्लिश, कृपया अंग्रेजी बोलो, प्लीज स्पीक इंग्लिश, कृपया अंग्रेजी मत बोलो, प्लीज डोंट स्पीक इंग्लिश। एक बार बोलें, दो बार बोलें, तीन बार बोलें, आखिरकार एक कंडीशन ऐसी आएगी जब हम इसे बिना देखे भी बोल सकते हैं कि अंग्रेजी बोलो, स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी मत बोलो, डोंट स्पीक इंग्लिश, कृपया अंग्रेजी बोलो, प्लीज स्पीक इंग्लिश, कृपया अंग्रेजी मत बोलो, प्लीज डोंट स्पीक इंग्लिश। सो किसी को साइकिल चलाता हुआ देख करके हमें साइकिल चलाना नहीं आ सकता। अगर मान लो हमारा घर रोड पर हो और हमारे घर के सामने से हजारों व्यक्ति साइकिल चलाते हुए अपने काम पर जाते हो मॉर्निंग में, और फिर हजारों वही व्यक्ति घर पर शाम को वापस आते हो, और हम उन्हें रोज देखते हैं, कॉन्टिन्यूसली हम देखते आ रहे हैं, 1 महीने से, 2 महीने से, 3 महीने से, 4 महीने से, 1 साल से, 5 साल से। क्या हमें उन्हें देख करके साइकिल चलाना आ जाएगा? जी नहीं। जब तक हम साइकिल को खुद ना चलाएंगे तब तक हमें साइकिल चलाना नहीं आ सकता। सो सिर्फ वीडियो देखने से हमें लैंग्वेज आ जाए, हमें इंग्लिश बोलना आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता जब तक कि हम खुद अपनी टंग से वर्क ना करें। इसी तरह अगर हम किसी व्यक्ति को तैरता हुआ देख रहे हैं, क्या उसे देख करके हमें तैरना आ सकता है? बिल्कुल नहीं। जब तक हम खुद नहीं तैरेंगे तो हमें तैरना नहीं आ सकता।
तो अगर हम सिर्फ वीडियो देख रहे हैं और वीडियो देखने से हमें लैंग्वेज आ जाए, ऐसा नहीं, हमें वर्क करना होगा, वो भी किससे, अपनी टंग से। तो सबसे पहला वर्क है कि हम इन चारों सेंटेंसेस को अच्छे से लर्न कर लें। मैं अंग्रेजी बोलो, स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी मत बोलो, डोंट स्पीक इंग्लिश, कृपया अंग्रेजी बोलो, प्लीज स्पीक इंग्लिश, और कृपया अंग्रेजी मत बोलो, प्लीज डोंट स्पीक इंग्लिश। आई होप यू हैव लर्नड। और अगर याद ना हुए हो तो आप टाइम ले सकते हैं, वीडियो को यहीं पर पॉज कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, रोक सकते हैं और फिर उसे लर्न कर सकते हैं। ये अंग्रेजी बोलो, स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी मत बोलो, डोंट स्पीक इंग्लिश, कृपया अंग्रेजी बोलो, प्लीज स्पीक इंग्लिश, और कृपया अंग्रेजी मत बोलो, प्लीज डोंट स्पीक इंग्लिश। अब कोई सा भी सेंटेंस आसानी से बनाया जा सकता है, बशर्ते कि हमारे पास एक वर्ब होना जरूरी है। वर्ब के हमने 3 वीडियो डाल दिए हैं, अपलोड कर दिए हैं आपके चैनल पर, सो आप उन्हें सिर्फ देखेंगे नहीं, वो वर्ब आपको याद करने होंगे। अब हमने कहा कि पूछो, तो पूछने को कहते हैं आस्क, पूछो आस्क, मत पूछो डोंट आस्क, कृपया पूछो प्लीज आस्क, कृपया मत पूछो प्लीज डोंट आस्क। हमने कहा कुछ पूछो, आस्क समथिंग, कुछ मत पूछो, डोंट आस्क एनीथिंग, कृपया पूछो, कृपया कुछ पूछो, प्लीज आस्क समथिंग, और कृपया कुछ मत पूछो, प्लीज डोंट आस्क एनीथिंग। मुझे सलाह दो, एडवाइज मी, मुझे सलाह मत दो, डोंट एडवाइज मी, कृपया मुझे सलाह दो, प्लीज एडवाइज मी, कृपया मुझे सलाह मत दो, प्लीज डोंट एडवाइज मी। हमने कहा यहां आओ, कम हेयर, यहां मत आओ, डोंट कम हेयर, कृपया यहां आओ, प्लीज कम हेयर, कृपया यहां मत आओ, प्लीज डोंट कम हेयर। मेरी सहायता करो, हेल्प मी, मेरी सहायता मत करो, डोंट हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करो, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता मत करो, प्लीज डोंट हेल्प मी। हमने कहा कूदो, जंप, मत कूदो, डोंट जंप, कृपया कूदो, प्लीज जंप, कृपया मत कूदो, प्लीज डोंट जंप। मुझे छुओ, टच मी, मुझे मत छुओ, डोंट टच मी, कृपया मुझे छुओ, प्लीज टच मी, और कृपया मुझे मत छुओ, प्लीज डोंट टच मी। हमने कहा अपने कपड़े बदलो, चेंज योर क्लोथ्स, अपने कपड़े मत बदलो, डोंट चेंज योर क्लोथ्स, कृपया अपने कपड़े बदलो, प्लीज चेंज योर क्लोथ्स, और कृपया अपने कपड़े मत बदलो, प्लीज डोंट चेंज योर क्लोथ्स। स्कूल जाओ, गो टू स्कूल, स्कूल मत जाओ, डोंट गो टू स्कूल, कृपया स्कूल जाओ, प्लीज गो टू स्कूल, और कृपया स्कूल मत जाओ, प्लीज डोंट गो टू स्कूल। हमने कहा बाहर खेलो, प्ले आउटसाइड, बाहर मत खेलो, डोंट प्ले आउटसाइड, कृपया बाहर खेलो, प्लीज प्ले आउटसाइड, और कृपया बाहर मत खेलो, प्लीज डोंट प्ले आउटसाइड। हमने कहा स्नान करो, टेक अ बाथ, स्नान मत करो, डोंट टेक अ बाथ, कृपया स्नान करो, प्लीज टेक अ बाथ, और कृपया स्नान मत करो, प्लीज डोंट टेक अ बाथ। हमने कहा कि आराम करो, टेक अ रेस्ट, आराम मत करो, डोंट टेक अ रेस्ट, कृपया आराम करो, प्लीज टेक अ रेस्ट, और कृपया आराम मत करो, प्लीज डोंट टेक अ रेस्ट। चिंता करो, वरी, चिंता मत करो, डोंट वरी, कृपया चिंता करो, प्लीज वरी, और कृपया चिंता मत करो, प्लीज डोंट वरी। तो इस तरीके से कितने ही भी सेंटेंस बनाए जा सकते हैं, 100, 200, 400, 500, 1000, 2000, कितने भी बनाए जा सकते हैं। हमारे पास सिर्फ क्या होनी चाहिए, एक वर्ब होनी चाहिए। हमने कहा कि सोचो, थिंक, मत सोचो, डोंट थिंक, कृपया सोचो, प्लीज थिंक, कृपया मत सोचो, प्लीज डोंट थिंक। सोचने की कोशिश करो, ट्राई टू थिंक, सोचने की कोशिश मत करो, डोंट ट्राई टू थिंक, कृपया सोचने की कोशिश करो, प्लीज ट्राई टू थिंक।
कृपया सोचने की कोशिश मत करो, प्लीज डोंट ट्राई टू थिंक। हमने कहा मुझ पर विश्वास करो, ट्रस्ट मी। मुझ पर विश्वास मत करो, डोंट ट्रस्ट मी। कृपया मुझ पर विश्वास करो, प्लीज ट्रस्ट मी। और कृपया मुझ पर विश्वास मत करो, प्लीज डोंट ट्रस्ट मी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इंपेरेटिव, जिसमें हम क्या देते हैं किसी भी व्यक्ति को ऑर्डर। सो फर्स्ट सेंटेंस, अंग्रेजी बोलो, स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी मत बोलो, डोंट स्पीक इंग्लिश। कृपया अंग्रेजी बोलो, प्लीज स्पीक इंग्लिश। कृपया अंग्रेजी मत बोलो, प्लीज डोंट स्पीक इंग्लिश। अब हमें लैंग्वेज सीखने के लिए लैंग्वेज को हमें इंपॉर्टेंस देनी होगी। आई रिपीट, लैंग्वेज को हमें इंपॉर्टेंस देनी होगी, इसके प्रति हमें केयरफुल होना होगा, तभी हम लैंग्वेज सीख सकेंगे। जैसे मान लो आपके गले में एक गोल्ड की चेन हो जिसकी कीमत हो लगभग 2 लाख रुपीस, तो आप क्या करेंगे, उस गोल्ड की चेन को एक दिन में 2, 3, 4, 5 बार टच करके देखेंगे। क्यों? कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मिस हो गई हो, खो गई हो। बट अगर आपके गले में एक काला धागा हो तो आप उसे दिन में 3, 4, 5 बार नहीं छुएंगे। क्यों? क्योंकि उसकी इंपॉर्टेंस इतनी नहीं है। बट उस गोल्ड की चेन को आप दिन में कई बार चेक करके देखेंगे कि वो आपके गले में है या नहीं है। आप अपने बेडरूम में भी बिल्कुल सुरक्षित होंगे, अपने घर पर, अपने बेडरूम में, तब भी आप एक बार सुबह उठते ही उसे चेक करेंगे कि गले में है या नहीं। इसी तरीके से हमें लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस देनी है और इसे भी हमें क्या करना होगा, चेक कर करके देखना होगा बीच बीच में कभी भी कि अभी हमारे माइंड में ये है या नहीं। तो जब भी हमें मौका मिले, जब भी हमारे पास टाइम हो, तभी एक बार हम इसे चेक करके देख लें कि दिमाग में है या नहीं। सिंपल 4 सेंटेंसेस बोलने हैं कि अंग्रेजी बोलो, स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी मत बोलो, डोंट स्पीक इंग्लिश। कृपया अंग्रेजी बोलो, प्लीज स्पीक इंग्लिश। कृपया अंग्रेजी मत बोलो, प्लीज डोंट स्पीक इंग्लिश। फिर हम उसे कभी नहीं भूल सकते। अब कितने सेंटेंस आसानी से बनाए जा सकते हैं, बस हमारे पास एक वर्ब होनी चाहिए। हमने कहा लिखो, राइट, मत लिखो, डोंट राइट। कृपया लिखो, प्लीज राइट। कृपया मत लिखो, प्लीज डोंट राइट। कुछ लिखो, राइट समथिंग। कुछ मत लिखो, डोंट राइट एनीथिंग। कृपया कुछ लिखो, प्लीज राइट समथिंग। और कृपया कुछ मत लिखो, प्लीज डोंट राइट एनीथिंग। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू। आइए देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। द फर्स्ट वन है चिंता मत करो, डोंट वरी। कुछ कहो, से समथिंग। समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे मत छुओ, डोंट टच मी। ना कहना सीखो, लर्न टू से नो। हाँ कहना सीखो, लर्न टू से यस। आराम करो, टेक अ रेस्ट। या सिर्फ बोल सकते हैं रेस्ट या फिर टेक अ रेस्ट। स्नान करो, टेक अ बाथ। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है चिंता मत करो, डोंट वरी। कुछ कहो, से समथिंग। समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे मत छुओ, डोंट टच मी। ना कहना सीखो, लर्न टू से नो। हाँ कहना सीखो, लर्न टू से यस। आराम करो,
रेस्ट, या फिर बोला जा सकता है टेक अ रेस्ट। और स्नान करो, बाथ या फिर टेक अ बाथ। यहां पर हमने एक क्यों लगाया? एक आराम करो, एक बात करो। What is the reason behind a? Take a rest, take a bath. हमने ये क्यों नहीं लिखा टेक रेस्ट और टेक बाथ? इसके पीछे रीजन है, फिर हमें उसी पर जाना होगा पार्सिंग। मे भी आप ना जानते हो कि इसके पीछे रीजन क्या है। टेक अ रेस्ट हम क्यों लिखते हैं? What is the reason behind it? Why we write take a rest, take a bath, go for a walk? For a walk लिखा जा सकता है, ना कि for walk। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है पार्सिंग में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन। अब हमने कहा कि मैं आराम करता हूं, मैं आराम करता हूं, I take a rest। तो हमने बोला था कि यहां पर टेक क्या है? वर्ब है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं और वर्ब से पहले सब्जेक्ट आते हैं, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन। अगर हम यहां पर आ ना लगाएं तो टेक भी वर्ब और रेस्ट भी वर्ब, और वर्ब को मॉडिफाई नहीं कर सकती। सो वर्ब के बाद क्या आते हैं? ऑब्जेक्ट। तो इस वर्ब को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमने इसमें आ लगाया। अब ये सारा नाउन वेरिएशन है। सो प्ले एक वर्ब है, उसे नाउन बनाने के लिए हम उसमें कुछ सफिक्स प्रेफिक्स लगाते हैं। जैसे er लगा दिया तो क्या हो गया? प्लेयर। अब वो नाउन हो गया। तो किसी वर्ब को नाउन में ट्रांसफॉर्म करने के लिए कभी er लगाते हैं, कभी or, और कभी इंडेफिनिट आर्टिकल आ लगा करके भी उस वर्ब को नाउन में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। इसीलिए हमने यहां पर क्या लगाया? आ, क्योंकि टेक भी वर्ब है और बाथ भी वर्ब है। अब इस बात को हमें नाउन बनाने के लिए हमें उसमें ए लगाना होगा। हमने कहा मैं स्नान करता हूं, आई टेक रेस्ट। अगर हम बोलते हैं आई टेक रेस्ट तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टेक वर्ब है और रेस्ट फिर से वर्ब हो गई। तो इस वर्ब को नाउन में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम क्या लगाते हैं? आ, आई टेक अ रेस्ट। अब ये सारा इतना वेरिएशन क्या हो गया? नाउन। सो किसी भी वर्ब को नाउन में ट्रांसफॉर्म करने के लिए कभी er, कभी or और कभी इंडेफिनिट आर्टिकल आ लगा करके भी उस वर्ब को नाउन में ट्रांसफॉर्म किया जाता है। चिंता मत करो, डोंट वरी, कुछ कहो, से समथिंग, समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे मत छुओ, डोंट टच मी। ना कहना सीखो, लर्न टू से नो। हाँ कहना सीखो, लर्न टू से यस। आराम करो, टेक अ रेस्ट, ना कि टेक रेस्ट। अगर हमने टेक रेस्ट बोला तो वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगा। सो हमें लिखना होगा टेक अ रेस्ट, स्नान करो, टेक अ बाथ। थैंक यू। आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं।